हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SBCL अंडाल पर। मैं सोनी आज आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि अभी का देखा जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर एक मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चंस आता ही है। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि SSC में कंप्यूटर क्वेश्चंस नहीं देता था। ठीक है, CBT 1 में नहीं होता था ये, लेकिन अब देखा जाता है कि CBT 1 जो होता है, जो Tier 1 होता है SSC का, उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चंस रहते ही है। रेलवे में अभी हाल फिलहाल ही हुआ है NTPC का एग्ज़ाम, तो NTPC एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में देखा जाए तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का आया ही है। ठीक है, तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्लास को स्टार्ट किया है ताकि इसका कंप्यूटर को बस उसका क्वेश्चन तो नहीं करे बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन भी कर सके, ताकि अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन मैच नहीं किया तो एक्सप्लेनेशन में जो भी अंडरस्टैंडिंग हुआ है तो उससे कुछ समझ के मतलब अपना दिमाग लगा के उस क्वेश्चन को मतलब टिक लगा सकते हैं और 1 नंबर या 2 नंबर अपना नंबर बढ़ा सकते हैं कि नहीं। नहीं तो क्वेश्चन अगर मैच नहीं करता है तो फिर वो तो मार्क्स ऐसे ही चला गया। और एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि कम से कम आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्लास होगा हम लोगों का यहाँ, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसका जनरेशन पढ़ेंगे, उसका टाइप पढ़ेंगे और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर्स का कंपोनेंट्स क्या क्या है तो वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी इस क्लास में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला इसका देखते हैं कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, अब बोला जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या? जो भी डिवाइस, ठीक है, जो भी डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी से चलता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और डिवाइस का मतलब क्या होता है? डिवाइस मीन्स मशीन। ठीक है, तो जो भी हम लोग देखते हैं अपने घर में तो बहुत सारा मशीन होता है और वो अगर मान लेते हैं हम लोग अपना हाथ से, ठीक है, अपने हाथ से अगर उसको यूज़ नहीं कर गए, उसको चला नहीं गए, वो अपने आप होगा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कूलर है, ठीक, टीवी है, वो सबको हम लोग को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये सब क्या है? डिवाइस है। ठीक है, और वैसे ही कंप्यूटर क्या है? वो हम लोग अपने हाथ से वो टाइपिंग वगैरह करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन काम जो है वो तो ऑटोमेटिक होता है, इसलिए कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन है कि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या है? जैसा कि अभी हम बताए हैं कि कंप्यूटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, और ये किससे जो कंसिस्ट होता है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो कंप्यूटर में 2 ही प्रोसेस होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो हार्डवेयर मतलब क्या होता है? जितना भी हम लोग कंप्यूटर का पार्ट्स देखते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है? हार्डवेयर। ठीक है, बिना ये सब का क्या कंप्यूटर चलेगा? नहीं होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब मान लेते हैं मेरे पास ये सारा कंपोनेंट्स है, जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर का सब है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर डलवाया नहीं, MS वर्ड नहीं है, MS पेंट नहीं है, तो क्या कंप्यूटर वर्क करेगा? नहीं। तो उसके लिए अगर हम लोगों को एक पैराग्राफ लिखना है या ड्राइंग बनाना है, ठीक है, या फिर हम लोगों को प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसके लिए हमको पावर पॉइंट चाहिए, वर्ड्स लिखने के लिए हमको MS वर्ड चाहिए, तो ये सब हम लोगों को अपडेट करवाना पड़ता है, इसको डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, इंस्टॉल करते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर होता है। इसलिए कंप्यूटर को कहा गया है कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें ये कंसिस्ट होता है क्या? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या कंप्यूटर वो वर्क ही नहीं करेगा, वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, और वैसे भी कंप्यूटर का मेन पार्ट्स क्या होता है? CPU होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स डिस्क्राइब द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट्स होता है, जैसे कि अभी जस्ट बताया है, CPU हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है? ये हार्डवेयर है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? फिजिकल पार्ट्स कहा गया है। ठीक है, इसको हम लोग टच कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर को भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का डेफिनेशन क्या होता है, तो सिंपल यही एक डेफिनेशन रहता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो उसको
हम लोग देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, और हार्डवेयर क्या होता है उसको भी हम लोग देख सकते हैं लेकिन टच कर सकते हैं, बस यही डिफरेंसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स हार्डवेयर। ठीक है, ये कंट्रोल किसको करता है? हार्डवेयर को। एंड रन द ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल किसको करता है? तो ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और किस पे रन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, कंप्यूटर में जो है एप्लीकेशन होते हैं ये जिसमें हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट, a computer system comprises a CPU, memory, input output devices and storage device। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है? तो CPU होता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट मेमोरी होता है और स्टोरेज डिवाइसेस होता है। जो भी हम लोग डेटा को बनाए हैं, ठीक है, डेटा क्रिएट किए हैं, उसको सेव भी करना पड़ता है। जब सेव करते हैं तो वो चला जाता है कहाँ पे? रैम में या रोम में। ठीक है, तो ये सेविंग होता है, हार्ड डिस्क में सेव होता है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस होता है कंप्यूटर का। इसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विशेषता क्या है? कंप्यूटर आखिर क्या क्या काम करता है, उसका गुण क्या है, तो ये देख लेते हैं। और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट बोल देता है कि इसमें से कंप्यूटर का विशेषता क्या नहीं हो सकता है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि स्पीड होगा, ठीक है, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, वर्सेटिलिटी, डिलीजेंस, स्टोरेज। ठीक है, तो ये सब में से कोई ऑप्शन आपका मिसिंग रहेगा, ऐसा दे सकता है। ठीक है, और नहीं तो सेंटेंस दे के भी बना सकता है कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। स्पीड में क्या होता है? कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन फ्रैक्शंस ऑफ ए सेकेंड। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है? वो जितना भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन क्यों ना हो, ठीक है, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन को वो सेकेंड में सॉल्व कर देता है। जैसे हम लोगों को अगर दे दिया जाए 8-9 डिजिट का मल्टीपल, तो हम लोगों को टाइम कम से कम 2 मिनट तो लग ही जाएगा या 1 मिनट लग जाएगा। जिसका बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन है, मतलब बहुत फास्ट वो कर सकता है, तो उसको 1 मिनट लगेगा। नहीं तो जिसका बहुत स्लो है तो वो 2 मिनट 3 मिनट लग ही जाएगा। लेकिन कंप्यूटर इसको 1 सेकेंड में कर देता है, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में उसको कंप्लीट कर देता है, उसको सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि कंप्यूटर का जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है, वो ह्यूमन से कंपेयर कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट, मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और इवन पिको सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम नोट कर लीजिएगा कि कंप्यूटर के स्पीड को किस में मेजरमेंट करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। कंप्यूटर के स्पीड को मेजरमेंट करते हैं माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड। अब ये होता क्या है? जैसे हम लोग सुने सेकेंड, ठीक है, तो लास्ट जो हम लोग का टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है, सेकेंड, मिनट और आवर्स, इसी में हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन कंप्यूटर का जो स्पीड होता है ना, वो सेकेंड से भी कम टाइम में वो कैलकुलेशन करता है, इसीलिए। और ये जो है 1 सेकेंड जो है 1 सेकेंड से भी कम टाइम लेता है। तो याद रखेंगे, माइक्रो सेकेंड हो गया, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड, इसका ये स्पीड होता है। एक्यूरेसी देख लेते हैं, तो हाई लेवल ऑफ प्रिसिशन विथ मिनिमल एरर्स। ठीक है, इफ प्रोग्राम करेक्टली, अगर हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं कंप्यूटर में वो अगर मेरा सही है, तो उसमें कंप्यूटर जो है वो एरर बहुत ही, मतलब ना के बराबर एरर हो सकता है। ठीक है, अगर हम सही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, जो भी हम लोग को कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाना है, अगर हम सही उसको डेटा को इंटर कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? गलत एकदम नहीं होगा, मिनिमम एरर होता है, मतलब ना के बराबर गलती करता है। ठीक है, ह्यूमन जो है, ह्यूमन से मिस्टेक हो सकता है लेकिन कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं होता है। कंप्यूटर वही काम करता है जो ह्यूमन उसको इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, errors usually result from human input, not the machine itself। यहाँ पे बोला गया है कि एरर जब भी अगर कंप्यूटर में हुआ है, मतलब वो ह्यूमन के इनपुट्स की वजह से, ठीक है, ह्यूमन जो इनपुट डालता है उसकी वजह से एरर हो सकता है। और कभी भी जो है कंप्यूटर, यहाँ बोला है नॉट द मशीन इटसेल्फ, मशीन जो है ऑटोमेटिक खुद ही कोई भी इनपुट को नहीं ले सकता है। हम लोग जो टाइप करेंगे, जो इनपुट डालेंगे, वही कंप्यूटर में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑटोमेशन। तो वंस प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स कैन वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, ऑटोमेशन मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग
कुछ भी कैलकुलेशन ही देख लेते हैं कि मल्टीपल ही कर गए, तो मल्टीपल करने के लिए मान लेते हैं कोई एक डिजिट लेते हैं, जैसे 5 × 7 ही लिए, ठीक है। तो पहले हमको इनपुट देना होगा, इनपुट डालें, ठीक है। तो इनपुट डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 5 लिखते हैं, मल्टीपल देते हैं, 7 देते हैं, लेकिन उसमें प्रोसेस कौन करेगा, मशीन करेगा, हम लोग तो नहीं कर रहे। वही यहाँ पे कहा गया है कि कंप्यूटर जो है ऑटोमेशन करता है, मतलब वो ऑटोमेटिक, ठीक है, खुद ही काम करता है, प्रोसेस करने का काम कंप्यूटर ही करता है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इनपुट डालते हैं और प्रोसेस कौन करता है, कंप्यूटर करता है, उसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन, उसका ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं रहता है, ठीक है। वर्सेटिलिटी, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ए वाइड रेंज ऑफ टास्क फ्रॉम वर्ड प्रोसेसिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। वर्सेटिलिटी मतलब यहाँ पे कोई भी टास्क को जो है वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी, ठीक है, वो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिलीजेंस, मेहनती होता है। अनलाइक ह्यूमंस, कंप्यूटर्स डू नॉट गेट टायर्ड, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कंप्यूटर जो है वो कभी भी टायर्ड नहीं होता है, ना ही बोर होता है, ठीक है। हम लोग इंसान थक जाते हैं, अगर एक दिन में बोल दिया 24 घंटा काम करने के लिए, पॉसिबल नहीं है, पता चला नेक्स्ट डे बेड से उठ ही नहीं पा गए, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर का ऐसा नहीं, कंप्यूटर को अगर 24 का 24 घंटा अगर काम करने दे दिया जाए, ठीक है, मतलब वहाँ पे कंटिन्यू काम होते ही रहा है, तभी कंप्यूटर थकता नहीं। ह्यूमन थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर ना ही बोर होता है, ना ही टायर्ड फील करता है। दे कैन परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क, रेपिटेटिव मतलब लगातार वो टास्क को करता है, विदाउट लॉसिंग एफिशिएंसी, बिना अपना क्षमता, बिना अपना एनर्जी को कम किए हुए, लॉस किए हुए, ठीक है, वो कंटिन्यू काम करते रहता है। ह्यूमन थक जाता है बट कंप्यूटर नहीं थकता है, इसीलिए आजकल के टाइम में कंप्यूटर से ज़्यादा काम होता है। और जो पहले रजिस्टर वगैरह में लिखा जाता था, अब वो सब एकदम ना के बराबर दिखता है, कहीं भी सारा काम जो है कंप्यूटर से ही होता है। और अभी तो AI का टाइम आ गया, अब तो AI ही चलेगा। Storage can store vast amounts of data and make it instantly available for retrieval, ठीक है। स्टोरेज जो है ये बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ी से स्टोर करता है, और यहाँ पे जो है डिलीट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, ठीक है। हम लोग कोई फाइल में अगर मान लेते हैं रजिस्टर में ही कोई डेटा को स्टोर करते हैं, वहाँ लिख के रखते हैं, लेकिन फाइल को खोजने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन कंप्यूटर में अगर एक बार स्टोर कर दिए, ठीक है, वहाँ पर डिवाइस जो है, जो भी फाइल है वो सेव हो चुका है, बस एक टाइपिंग करेंगे, जिस नाम से उस फाइल को सेव किए हैं उसको टाइप कीजिए और तुरंत वो आ जाएगा। लेकिन घर में अगर कहीं रख देते हैं फाइल को तो उसको खोजने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो है वहीं पर रहता है। मेमोरी टाइप्स इंक्लूड रैम, रोम, हार्ड ड्राइव्स, SSD एट्सेट्रा, ठीक है। मेमोरी जो है, मेमोरी का यहाँ टाइप्स दिया है, तो क्या क्या टाइप्स होता है, तो रैम हो गया, रोम हो गया, हार्ड ड्राइव्स हो गया, SSD, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का फुल फॉर्म होता है। आप देखते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शंस क्या है, तो इसका बस एक ही फंक्शन है, चाहे वो रियल लाइफ में हो या कंप्यूटर में हो, ठीक है। तो सबका एक ही फंक्शन होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट मिलता है। अगर उस आउटपुट को हम लोग सेटिस्फाई है तो उसको स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज मतलब स्टोर करके कंप्यूटर में स्टोर करना तो वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो पेन ड्राइव में ले सकते हैं, ठीक है। आपका जहाँ मर्जी वहाँ पर आप उसको सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो फंक्शन है, तो ये 3 ही प्रोसेस में होता है, 4 प्रोसेस में। पहला क्या होगा, इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर स्टोरेज होगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे इनपुट में क्या लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि हम लोग इसका प्रोसेस मतलब किस काम के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर जो दिया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑरेंज जूस बनाना है, ठीक है। तो ऑरेंज जूस बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो पहले तो हमको ऑरेंज चाहिए, ठीक है। तो ऑरेंज मेरा क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है, ऑरेंज इनपुट डिवाइस हो गया। इसके बाद उसको मिक्सर चाहिए, वो जो जूसर है, ठीक है, तो जूसर में डालेंगे ऑरेंज को। उसके बाद ये क्या होगा, जूसर में वो बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें लगा चुके हैं, और उसके बाद जो कि वो जूस जो
तैयार होगा, रेडी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, प्रोसेस होगा, फिर जूस जो है बनकर रेडी हो गया, वो क्या है, आउटपुट है, ठीक है, ये हम लोग का रिजल्ट है। वैसे ही मैथ्स में अगर देखेंगे कि इनपुट क्या होता है, जैसे मल्टीपल करते हैं या प्लस करते हैं या डिवाइड करते हैं कुछ भी, तो डेटा को पहले डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ, इनपुट हुआ, ठीक है, डेटा उसके अंदर प्रोसेस होगा कि जैसे 5 + 3 इनपुट किए तो 5 + 3 क्या होता है, तो कंप्यूटर में प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट क्या देता है, 5 + 3 8 होता है, तो 8 क्या है, मेरा आउटपुट हो गया। और अगर हमको इस तरह से बहुत सारा डेटा को कलेक्ट करना है, उसका फाइल बनाना है, तो उसके बाद हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, ये डिवाइस का नाम दिया है। कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ये प्रोसेसिंग होता है, सीपीयू का काम क्या होता है, वो प्रोसेसिंग का काम होता है, ठीक है, और आउटपुट रिजल्ट हम लोग को कहाँ दिखता है, मॉनिटर में दिखता है, इसलिए ये इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले देखा जाए तो एबाकस, ठीक है, एबाकस क्या होता था, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, एबाकस इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोग जो है बहुत जगह पे एबाकस का यूज़ होता ही है, यहाँ पे भी बहुत सारे क्लासेस है, एबाकस सिखाया जाता है, और ये बहुत ही कम टाइम में बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन को तुरंत ही सॉल्व हो जाता है, तो आप लोग इसको सीख भी सकते हैं। एबाकस क्या होता है, इट इज़ स्टार्टेड with the birth of abacus, a wooden rake holding 2 horizontal wires with beads strung on them, ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बर्थ ऑफ एबाकस, और ये कैसा होता है, ये वुडन का होता है, ये लकड़ी का बना होता है, ठीक है, और इसमें 2 हॉरिजॉन्टल वायर्स होता है जिसमें बीड्स होता है। बीड्स मतलब यहाँ पे देखिए, ये जैसा आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी का बना हुआ है, वुड्स का बना हुआ है, और ये जो छोटा छोटा जो मोती जैसा लग रहा है, इसी को बीड्स बोलते हैं। इसमें 2 हॉरिजॉन्टल है ना बना हुआ, तो ऐसा होता है। अगर बात करें कि एबाकस जो है वो सबसे पहले इसको स्टार्ट कौन किया था, ठीक है, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 2000 BC पहले, ठीक है, चाइना, जब भी एबाकस का नाम आए कि एबाकस जो है कौन स्टार्ट किया था, तो चाइना में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आंख बंद करके बस चाइना टिक लगा देना है। और ऐसे अगर देखा जाए तो अभी के टाइम में एबाकस सबसे ज़्यादा यूज़ भी चाइना में भी होता है, ठीक है, और अमेरिका में भी होता है, मतलब मैक्सिमम। ऐसे तो इंडिया में भी होता है, हमारे घर के आसपास भी एबाकस सिखाया जाता है यहीं पर। नेक्स्ट देखते हैं नेपियर बोन्स, तो इन्वेंटर इसका देख लेते हैं, जॉन नेपियर, ए स्कॉटिश मैथमेटिशियन, ठीक है, जो जॉन नेपियर है वो स्कॉटिश मैथमेटिशियन है, नॉन फॉर इंट्रोड्यूसिंग लॉगरिथम, ठीक है, इसको किस लिए जाना जाता है, इंट्रोड्यूसिंग लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम को के लिए इसको जाना जाता है, किसको, जॉन नेपियर के लिए। और ये नेपियर बोन्स कौन बनाया था, इन्वेंशन कौन किया था, तो जॉन नेपियर किए थे, और वो कहाँ के रहने वाले थे, स्कॉटिश थे, ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि नेपियर बोन्स जो है, ठीक है, उसका इन्वेंशन कब हुआ था, तो 1617 में, ठीक है, 1617 में जो है नेपियर बोन्स का इन्वेंशन हुआ था। इसका पर्पस क्या था देख लेते हैं, तो सिंप्लीफाइड मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, डिविजन्स एंड एक्सट्रैक्शंस ऑफ स्क्वायर रूट्स, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि इसका पर्पस क्या था, मल्टीपल करते थे हम, ठीक है, इससे होता था डिवीजन होता था, इसके अलावा जो है एक्सट्रैक्शंस ऑफ स्क्वायर रूट ये भी हम लोग कर सकते थे। एबाकस से क्या होता था, सिर्फ हम लोग प्लस कर सकते थे, माइनस हो सकता था, मल्टीपल हो सकता था और डिवाइड हो सकता था, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ गया। इसके बाद आया पास्कल लाइन, जैसे ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं कि ऐसा होता था नेपियर बोन्स। पास्कल लाइन जो है इन्वेंटर कौन था, ब्लेस पास्कल, ए फ्रेंच मैथमेटिशियंस एंड फिलोसफर, ठीक है, तो पास्कल लाइन देखिए सिंपल है, याद रखना, नेपियर बोन्स था तो जॉन नेपियर उसी के नाम से ही है, ठीक है, पास्कल लाइन है तो ब्लेस पास्कल, पास्कल लाइन का नेम से ही है ना, तो अपने नेम पर ही उसका डिवाइस का नाम रख दिया पास्कल लाइन। और ये जो है फ्रेंच का मतलब फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर थे। ये कब इन्वेंशन किए थे, तो 1642 में, ठीक है, पास्कल वाज 19 ईयर्स ओल्ड। इस टाइम जो है ये मतलब 19 ईयर्स इतना साल पुराना था। पर्पस डिजाइन टू असिस्ट हिज फादर ए टैक्स कमिश्नर इन परफॉर्मिंग टेडियस अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है, तो डिज़ाइन किस लिए किया गया था, वही कैलकुलेशन के लिए इसका डिज़ाइन किया गया था।
नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस इंजन। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ये सब होता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं डिफरेंस इंजन। इन्वेंटर एंड एगर, ठीक है। तो डिज़ाइन बाय चार्ल्स बेबेज इन 1820। ये याद रखेंगे कि डिफरेंस इंजन को इन्वेंशन कब किया गया था, तो 1820 में किया गया था। इसका पर्पस क्या था, तो ऑटोमेट द टेबुलेशंस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस फॉर मैथमेटिकल टेबल्स। एग्जाम्पल जैसे लॉगरिथम, नेविगेशंस, इसके लिए किया गया था। ऑपरेशन प्रिंसिपल इसका देखें तो एम्प्लॉयड द मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस यूजिंग कॉलम्स ऑफ गियर्स टू परफॉर्म सक्सेसिव एडिशंस, ठीक है। तो एडिशन के लिए इसका यूज़ करते थे, ठीक है। एनालिटिकल इंजन, इन्वेंटर एंड एगर कंसीव्ड अराउंड 1837, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कब इसका इन्वेंशन हुआ था, 1837 में। कौन किए थे, तो चार्ल्स बेबेज किए थे। इसका पर्पस क्या था, तो अ जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर। ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, इसको भी याद रखेंगे। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन को कहते हैं, ठीक है। कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन थ्रू प्रोग्रामेबल। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस क्या है कि डिफरेंस इंजन में जो है उतना वास्ट नहीं था, ठीक है। कैलकुलेशन एक लिमिटेड था, ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन कर नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पे एनालिटिकल इंजन में क्या था कि यहाँ पे थोड़ा और भी ज़्यादा टाइप्स का कैलकुलेशन किया जा सकता था, ठीक है। और इसको मतलब स्टोर करके भी रख सकते थे, लेकिन उसमें स्टोर नहीं रहता था, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। ऐसे तो आएगा आपका डिफरेंस इंजन है, एनालिटिकल इंजन है, तो उसका इन्वेंशन कौन किया था ये पूछेगा, या फिर कब हुआ था वो पूछेगा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखेंगे कि डिफरेंस इंजन जो बनाया गया था, जो कि बनाए थे कौन, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। और डिफरेंस इंजन में जो प्रोग्राम की बनाई थी, ठीक है, वो मैरी एडा लवलेस थी, ठीक है। इसीलिए उसको मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, या उसको प्रोग्रामिंग डिवाइस का मदर कहा जाता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट वही जो प्रोग्राम की थी। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन है 1942 से 1955, ठीक है। इसमें का हर एक डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट जनरेशन का ईयर याद ना रखें, या फिर इसमें कुछ भी अगर मिसिंग करते हैं तो आपका एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सबको याद रखना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही सिर्फ इसमें दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन जो है स्टार्ट कब हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, 1942 से 1955, ठीक है। इसमें कौन सा हार्डवेयर का यूज़ किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब्स का, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर का यूज़ किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। इसके बाद अगर देखें तो लैंग्वेज कौन सा था, तो मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। मशीन लैंग्वेज जानते ही होंगे, 0 और 1 को क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी जो डिजिट होता है, ठीक है। तो ऐसे भी कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है, ठीक है। मेमोरी अगर बात करें तो मेमोरी कौन सी यूज़ किया गया था इसमें, तो मैग्नेटिक ड्रम्स का, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर था, तो एनिक था, ईडी सेक था, यूनिवेक था, एडीवेक था, ठीक है। ये सब क्या है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर के एग्जाम्पल है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया था। तो इसको याद रखेंगे। जो एनिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है इनिक का, ठीक है। तो इनिक का यहाँ पे देखिए, इट्स फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। तो ये पहला फर्स्ट पूरा का पूरा तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अभी तक जो कंप्यूटर था वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, मैकेनिकल था, बट इलेक्ट्रॉनिक अगर बात किया जाए तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, एनिक था। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है। इन्वेंटेड मतलब इसको इन्वेंशन कौन किया था, तो जॉन मोस्ले एंड जे प्रिस्पर इकार्ड, ठीक है। जॉन मोस्ले और जे प्रिस्पर इकार्ड इन 1946। ये वाला जो स्लाइड्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन
एक ना एक आएगा ही, वो कंफर्म है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसको भी याद रखिएगा। इसका जो इन्वेंशन कब हुआ था, 1946 में हुआ था। कौन किया था, तो जॉन मोस्ले और JP इकार्ट किया था, ठीक है। इसको भी याद रखना है। इसके बाद देख ले तो EDVAC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। और ये कैसा कंप्यूटर है, तो ऑटोमेशन कंप्यूटर है। सॉरी, ये उसका फुल फॉर्म ही था, ये नीचे आ गया। और ऐसे भी ये ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन करता है, इसीलिए कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर। और ये कैसा कंप्यूटर है, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। क्या क्या, तो प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड, ठीक है। और ये कैलकुलेशन तो करता ही है, प्लस चेक भी करता है कि वो सही है या गलत है, ठीक है। उसको भी ये देखता है। कौन, EDVAC, ठीक है। उसके बाद UNIVAC का देख ले, तो इट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार ये क्वेश्चन आ चुका भी है, और ये CGL का मेंस में आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते ही है कंप्यूटर का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा कंप्यूटर जो है पहली बार कॉमर्शियल यूज़ के लिए किया गया था, उसका इन्वेंशन किया गया था, ठीक है। तो कॉमर्शियल यूज़ के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए UNIVAC का यूज़ किया गया था, ठीक है। मतलब UNIVAC को बनाया गया था, ये कॉमर्शियल के लिए बनाया गया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इन्वेंशन कौन किया था, तो JP प्रिस्पर इकार्ट और जॉन मोस्ले। सेम ही है, जो ENIAC का था वही UNIVAC का भी है, ठीक है। तो इजी है याद रखना। ENIAC का जो है वही UNIVAC का, दोनों क्या है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। और दोनों का जो इन्वेंशन है वो सेम ही पर्सन किए थे, दोनों मिलके किए थे, J प्रिस्पर इकार्ट और जॉन मोस्ले किए थे। इसके बाद देख लेते हैं सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन स्टार्ट कब हुआ था, 1956 टू 1964, ठीक है। 1956 टू 1964 में पहला जनरेशन का भी याद रखेंगे, सेकंड का भी, थर्ड का भी, जितना भी जनरेशन है टोटल पता ही आप लोगों को 5 जनरेशन है। और उन सभी जनरेशन का ईयर को याद रखना है, ठीक है। और कौन सा हार्डवेयर का इसका यूज़ किया गया था, तो ट्रांजिस्टर। पहला जनरेशन पढ़े थे तो क्या यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और सेकेंड जनरेशन अगर देखें तो उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। मेमोरी की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया गया, ठीक है। कौन सी मेमोरी का यूज़ किया गया, मैग्नेटिक टेप्स, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें लैंग्वेज जो है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया गया, असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में था मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या क्या आता है, जैसे फोर्ट्रन हो गया, कोबोल हो गया, ठीक है। फोर्ट्रन का फुल फॉर्म अगर याद रखें तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फोर्ट्रन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबल का अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है। याद रखिएगा, कोबल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। फोर्ट्रन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके बाद अगर बात करें तो इसका एग्जांपल क्या क्या होगा, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर को बनाया गया था, तो उसकी बात करें तो IBM 700, IBM 7030, CDC 1604, CDC 3600 और हनीवेल 400, ठीक है। इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो हम बता देंगे कि ये वाला एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया, हनीवेल 400। और उसके अलावा इसको याद रख लीजिएगा IBM 700, ठीक है। IBM 700 जो है ये काफ़ी बार पूछा गया है, और हनीवेल, ठीक है। तो ये दोनों जो है कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकेंड जनरेशन का। इसके बाद बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। तो थर्ड जनरेशन का ईयर है 1965 टू 1975, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि ईयर को भी याद रखना है, और बाकी सारा जो हार्डवेयर, मेमोरी, लैंग्वेज, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन का ईयर है 1965 टू 1975। इसमें कौन सा हार्डवेयर का यूज़ किया गया था, तो IC चिप का, ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड चिप्स,
इंटीग्रेटेड चिप्स बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोल सकते हैं। तो ये दोनों नाम सही है, एक ही नाम है, ठीक है। इसके बाद मेमोरी के बारे में बात करें तो कौन सा मेमोरी का यूज़ किया गया, रैम का एंड डिस्क, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में कौन सा मेमोरी का यूज़ किया गया है, रैम का और डिस्क का यूज़ किया गया है। लैंग्वेज की बात करें तो इसमें कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया गया, तो सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया और SQL, ठीक है। ये सारा लैंग्वेज जो है थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, दे दिया गया जावा इज अ ब्लैंक जनरेशन, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाएगा कि थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन में दे दिया है कि फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, ठीक है, जावा है, मशीन लैंग्वेज है। तो आपका आंसर क्या होगा, जावा होगा। ये सब पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए इसको ऐसा क्लास करवाया जा रहा है ताकि आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल सके, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो कम से कम अपना दिमाग लगा के उसको सही लिख सके, है कि नहीं। कन्फ्यूज़न में क्या होता है कि नेगेटिव भी जा सकता है, लेकिन अगर माइंड पूरा क्लियर रहेगा तो आप 100% कन्फर्म रहेंगे कि हम जो आंसर टिक लगा के आए हैं वो मेरा एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आपका जो एक्यूरेसी, जो आपका जो पावर है, विल पावर की पढ़ने का, ठीक है, तो वो और बढ़ेगा कि चलो हमको तो इतना आता है, इतना हम सही करके आए हैं, ठीक है। तो आप आगे की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम देने गया है तो वो ख़राब चला जाता है तो मन भी एकदम अजीब सा हो जाता है। तो अगर आप सही से अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम ख़राब नहीं जाएगा। और प्रॉपर तरीके से पढ़ना भी चाहिए ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड आता है तो हमको सब आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर ऊपर पढ़ लिए हैं और अंदर का हमको कुछ पता ही नहीं है। पता चला कि एग्ज़ाम में ऊपर का पढ़े थे वो नहीं आया और पूरा डिस्क्राइब वाला आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पर फिर अजीब सा फीलिंग होता है, ठीक है, ऐसे फ्रस्ट्रेशन होता ही है। तो ऐसा बनाना नहीं है, पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन का IBM 360 हो गया, IBM 370, हनीवेल 6000। अब देखिए उसमें सेकेंड जनरेशन में भी हनीवेल था, हनीवेल 400 था, इसमें क्या है 6000, थोड़ा डिफरेंसेस है, ठीक है। और ये सब जो नेम है ना, ये सब नेम नहीं है, ये सब कंप्यूटर है, इसका नाम दिया गया है, ठीक है। ये सब इस टाइम में बनाया गया था। इसके बाद बात करें फोर्थ जनरेशन का तो यह याद रखेंगे 1976 टू 1989, ठीक है। कौन सा हार्डवेयर का यूज़ किया गया था, तो VLSI और LSI, ठीक है। हार्डवेयर की बात करें तो VLSI और LSI हार्डवेयर का यूज़ किया गया, ठीक है। इसके बाद अगर देखें हम लोग तो VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो VLSI का फुल फॉर्म भी याद रखते जाना है, ठीक है। जिसका भी क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब वो शॉर्ट फॉर्म है तो उसका फुल फॉर्म याद रखना है। अगर लगातार पढ़ते हैं तो क्या होता है कि एक एक याद होते जाएगा। अगर एक साथ आप सारे फुल फॉर्म को लेके बैठ जाएंगे तो पता चला कि सब का मतलब 20 है कम से कम, तो उसका 5 ही याद हो पाया, ठीक है। और क्वेश्चन के साथ अगर याद करते हैं तो वो जल्दी याद होता है। तो LSI का फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें कौन सा मेमोरी का यूज़ किया गया था, तो ऑल प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। जितने भी प्राइमरी मेमोरी थे, ठीक है, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये सब का यूज़ किया गया किसमें, कौन से जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इसमें पाइथन का यूज़ किया गया, पाइथन, C++, जावा स्क्रिप्ट, रस्ट हो गया, कोटलिनी, ठीक है। ये सब क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज का नाम भी याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो स्टार 1000, IBM 4341 हो गया, PUP 11 हो गया, एप्पल हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एप्पल जो है फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। उसके बाद क्रेवन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी फोर्थ जनरेशन का। जितना भी PC है, जितना भी कंप्यूटर है देखते हैं हम लोग, वो सब कहाँ मतलब कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है, तो फोर्थ जनरेशन का। और डेस्कटॉप, ठीक है, जितना PC हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, ये सब फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ जनरेशन, तो ये स्टार्ट हुआ था 1990s टू प्रेजेंट, मतलब अभी तक ये चल रहा है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, मतलब इसका एंडिंग अभी तक नहीं हुआ है। और इसमें हार्डवेयर देख लेते हैं तो हार्डवेयर कौन सी यूज़ किया गया, ULSI, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म है। ULSI का फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लैंग्वेज में कौन सी यूज़ किया गया था, तो ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में बात करें तो कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया गया, ह्यूमन लैंग्वेज। एग्जाम्पल्स का देख लेते हैं तो सुपर कंप्यूटर, ठीक है,
जैसा कि आप लोग जानते हैं सुपर कंप्यूटर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, नैनो साइंस हो गया, ऑप्टिकल फाइबर्स हो गया। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसमें सारा ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी कंप्यूटर्स है तो एग्जाम्पल वाले जितने भी कंप्यूटर्स बनाए गए, जैसे कि सुपर कंप्यूटर जानते ही है। ठीक है, इसको भी याद रखना। एआई हो गया, रोबोटिक्स और नैनो साइंस, ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, तो ये सबको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन जो है वो 3 पार्ट्स में किया गया है। ठीक है, और थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसमें 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया था। ठीक है, तो क्या क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा साइज एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा साइज एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो क्या क्या होगा इसमें? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ये क्लासिफिकेशन किया गया किसके अकॉर्डिंग? तो ये भी याद रखना है कि डेटा साइज एंड कैपेसिटी, साइज और कैपेसिटी के हिसाब से इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये कंप्यूटर है जो कि माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोसेस। ठीक है, जो डेटा प्रोसेस होता है तो उसके हिसाब से अगर देखें तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया कंप्यूटर को? तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, इसका 3 पार्ट्स है। क्या क्या? डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, तो याद रखेंगे पर्पस के अकॉर्डिंग। तो स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। तो पर्पस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। अब इसके बारे में डिस्क्राइब देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर को ही क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ये याद रखना है कि माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं, उसका अदर्स नेम भी बोल सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। और पीसी का फुल फॉर्म ही होता है पर्सनल कंप्यूटर। इसका डेफिनेशन है कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर कैसा होता है? स्मॉल होता है, एफोर्डेबल होता है, मतलब उसको हम लोग एफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग खरीद सकते हैं, मतलब हम लोगों के बजट में ये आता है, हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल कंप्यूटर्स डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़। ऐसे भी जो घर में कंप्यूटर होते हैं जैसे लैपटॉप्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो पीसी हम लोग यूज़ करते हैं वो इंडिविजुअल यूज़ के लिए होता है। हाँ, अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी और को हम लोग शेयर कर सकते हैं कि तुम भी कंप्यूटर चलाओ तो उसका बात अलग है, लेकिन ये तो एक ही जन यूज़ करता है, कोई भी एक ही इंसान उस कंप्यूटर पर बैठ सकता है कंप्यूटर पे, इसीलिए इसको कहा गया कि इंडिविजुअल यूज़ है। ठीक है, एग्जाम्पल्स का देख लेते हैं। डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गया, स्मार्टफोन्स। ठीक है, स्मार्टफोन को कोई भी एक जन एक ही बार चला सकता है, 10 जन तो बैठ के एक बार नहीं चला सकता है कि नहीं? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल यूज़ केसेस देख लेते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, गेमिंग, पर्सनल एप्लीकेशन, ये सब होता है ये सब में। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका की फीचर्स क्या है? तो कॉम्पैक्ट साइज होता है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, सुइटेबल फॉर सिंगल पर्पस। जो हम लोग को जो भी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, राइट। और ये कॉम्पैक्ट साइज़ होता है, मतलब जैसा हम लोग अब मान लेते हैं बहुत बड़ा एकदम कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है, तो क्या हम लोग उसको उठा सकते हैं? क्या नहीं। जैसे कंप्यूटर को ही अगर मान लेते हो ऐसा मोबाइल फ़ोन होता है तो क्या हम लोग कैरी कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए इसको कहा गया कि कॉम्पैक्ट साइज़ होता है। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली होता है ये। इसके बाद देखते हैं मिनी कंप्यूटर्स। इसका डेफिनेशन है मिड साइज़, मतलब माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर। तो मिड साइज कंप्यूटर दैट आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स बट लेस सो देन मेन फ्रेम। यहाँ पे बोला गया है कि माइक्रो कंप्यूटर से ये थोड़ा पावरफुल होता है मिनी कंप्यूटर, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये जो है कम पावरफुल होता है। मतलब मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल क्या हुआ? मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ। एग्जाम्पल्स का देखें तो DEC, PDP सीरीज
और IBM AS400। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल्स है, ये कंप्यूटर का, तो इसको याद रखेंगे। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये सब जगह पे यूज़ होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे कि लैपटॉप जो है वो किस टाइप का कंप्यूटर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर है। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम लोग कौन से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो क्या बोलेंगे, मिनी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्री में जो कंट्रोल किया जाता है, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम उसको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम रहता है ना, तो वहाँ पे किस टाइप का कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो क्या आंसर होगा, मिनी कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं की फीचर्स का। तो सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स simultaneously, moderate processing power used in medium scale operation, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को मैक्रो कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। डेफिनेशन इसका है, ये लार्ज होता है, बड़ा होता है। सबसे छोटा अगर बात करें तो क्या होता है, माइक्रो होता है। माइक्रो से बड़ा देखेंगे तो मिनी होता है। मिनी से बड़ा होता है तो मेन फ्रेम, और मेन फ्रेम से बड़ा कौन होता है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, तो इसका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो बड़ा होता है, पावरफुल होता है, ठीक है, और ये यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि मिनी कंप्यूटर का यूज़ जो है इंडस्ट्रियल में होता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए होता है, लेकिन अगर मेन फ्रेम के बारे में बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो IBM Z सीरीज हो गया, यूनिसाइज, क्लियरपथ, ये सब क्या है, कंप्यूटर का नेम है जो कि आप लोग को याद रखना है। यूज़ केसेस इसका देख लेते हैं, तो बैंकिंग सिस्टम। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग सिस्टम में किस टाइप का कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो वहाँ पे जो कंप्यूटर होता है वो कैसा कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। एयरलाइन रिजर्वेशंस हो गया, वहाँ पे भी मेन फ्रेम का यूज़ होता है। लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, बड़ा बड़ा अमाउंट अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे भी कौन सा कंप्यूटर का यूज़ होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद की फीचर्स देख लेते हैं। हाई रिलायबिलिटी, बहुत ही भरोसेमंद होता है ये, मतलब डेटा को इधर उधर नहीं करता, एरर्स नहीं होता है। एक्सटेंसिव स्टोरेज कैपेसिटी, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स कंकरेंटली, ठीक है। बहुत सारे यूजर्स जो है इससे जुड़े हुए रहते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, तो इसका डेफिनेशन है द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी। सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है, तो सुपर कंप्यूटर्स होता है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल होता है, और इसका कैपेसिटी जो है वो भी ज़्यादा होता है। यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, फुगाकू हो गया। फुगाकू कहाँ का है, ये याद रखेंगे, जापान का। फुगाकू जो है ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है जो कि कहाँ का है, जापान का है। इसके बाद समिट, समिट भी क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है जो कि कहाँ का, USA का है, ठीक है। एंड द AI सुपर कंप्यूटर यूज्ड बाय ओपन AI। उसके बाद जगह AI जो सुपर कंप्यूटर है जो कि कौन यूज़ करता है, इसको ओपन AI यूज़ करता है, ठीक है। ये सभी क्या है, सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। यूज़ केसेस, तो वेदर फोरकास्टिंग, वेदर के लिए, ठीक है, वेदर देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। साइंटिफिक साइमल्टेनियस, क्रिप्टोग्राफिक एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, ठीक है। ये सब के लिए यूज़ करते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। ये सब की पॉइंट्स जो है याद रखिएगा। और की फीचर्स इसका क्या है, एक्सट्रीमली हाई स्पीड प्रोसेसिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका हाई स्पीड होता है, प्रोसेस करता है ये। मैसिव पैरेललिज्म, स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर्स फॉर स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क ये करता है। आगे देखते हैं इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो तो था जो डेटा एंड साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, ठीक है, कि कंप्यूटर का टाइप्स जो है वो 4 टाइप्स का होता है। पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है, फिर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है उसके अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर 3 टाइप्स का होता है। तो क्या क्या होता है, फर्स्ट है यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर का हम देख लेते हैं। दिस इन्वॉल्व डेटा दैट कंटिन्यूली
चेंजेस एंड डज नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज़। ठीक है, ये जो है डेटा जो है वो कंटिन्यूसली चेंजेस होता है, डज नॉट हैव डिस्क्रीट नहीं होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है मर्क्यूरी, थर्मामीटर्स, स्पीडोमीटर। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है कि ये जो है ना डेटा को, अगर मान लेते हैं कुछ भी एक डेटा को डाला गया है तो वो क्या होता है कि नया नया फिर से वो रिज़ल्ट बताता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं मर्क्यूरी थर्मामीटर हुआ, तो अगर किसी को फीवर है, ठीक है, तो फीवर है तो हम लोग उसका फीवर चेक करते हैं, तो क्या हर टाइम उसका बॉडी टेम्परेचर सेम ही दिखाता है? ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, एक बार जब उसका जो बहुत ज़्यादा फीवर है तो वो टेम्परेचर बताया, फिर उसको हटा दिए। ठीक है, उसका फिर जो मेन उसका लाइन है वहाँ पे अगर उसको ला दिया गया, फिर से उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे थोड़ा देर बाद, तो उसका टेम्परेचर जो है चेंज हो जाता है। मतलब क्या है कि इसमें जो है ना डेटा को एक ही मतलब रिजल्ट को बार बार नहीं बताता है, वो डिलीट कर देता है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, मर्क्यूरी हो गया, थर्मामीटर और स्पीडोमीटर। जैसे स्पीडोमीटर जो है उसका यूज़ हम लोग स्पीड के लिए करते हैं, उसमें भी डेटा जो है वो बार बार जो रिजल्ट होता है उसको अलग अलग दिखाता है। ठीक है, अलग अलग शो करता है। डिजिटल कंप्यूटर देख लेते हैं। दिस एक्सेप्ट द रो डेटा एज इनपुट डन इन बाइनरी नंबर्स। ठीक है, ये रो डेटा को जो है वो बाइनरी नंबर्स में इनपुट करता है, और बाइनरी नंबर्स क्या होता है 0 और 1, जैसे कि लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या है डिजिटल है। ठीक है, और ऐसे भी बोलते हैं ना डिजिटल कंप्यूटर होता है ये क्या करता है, हम लोग तो लैंग्वेज जो है टाइपिंग वगैरह अदर्स कुछ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जो प्रोसेस होता है वो बाइनरी नंबर्स में होता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं बाइनरी नंबर्स जो है वो 0 और 1 है, वो कंप्यूटर प्रोसेस बाद में वो एक्सचेंज हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर देख लेते हैं। दिस हैव फीचर्स ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड में क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, ये दोनों का फीचर्स इसमें होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। दिस कैन प्रोसेस बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, बोथ डिस्क्रीट, ठीक है, मतलब ये नया जो है रिजल्ट, नया नया रिजल्ट भी बताता है और कंटिन्यूसली डेटा को भी देता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है प्रोसेसर्स यूज्ड इन पेट्रोल पंप्स। ठीक है, तो पेट्रोल पंप में आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे कैसे डेटा दिया जाता है, जैसे यहाँ दिया एज दे कैलकुलेट बोथ क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी को भी बताता है और प्राइस को भी बताता है। तो क्वांटिटी जो है वो किस में आएगा, क्वांटिटी आएगा आपका एनालॉग कंप्यूटर में। ठीक है, वो एनालॉग कंप्यूटर के जैसे कि वो डेटा को बताया, ठीक है, क्वांटिटी बताया, और प्राइस जो है वो आपका डिजिटल हो जाएगा कि वहाँ पे आपका जैसे कि मान लेते हैं 1 लीटर आप लिए हैं, तो 1 लीटर पेट्रोल पंप में पेट्रोल लिए हैं तो उसका प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे पैसा और जो पेट्रोल लिए हैं उसका भी मेजरमेंट दोनों एक साथ हो जाता है, इसलिए वो किसका एग्जाम्पल होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर का होगा। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर, ठीक है, किसको कहते हैं, तो लेडी एडा लवलेस को कहा जाता है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसको एकदम याद रख लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो लास्ट में आज जो ये क्लास होने वाला है, मतलब हो ही चुका है समझ लीजिए, तो कल जो होगा इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, और आज इसका एक्सप्लेनेशन हम करवा दिए हैं। ठीक है, मदर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग बोलेंगे तो कौन है, लेडी एडा लवलेस को कहते हैं। एनिक एंड यूनिवेक इन्वेंटेड बाय, एनिक और यूनिवेक को कौन इन्वेंशन कौन किया है, तो जॉन मोस्ले और जेस्पर इकार्ट, जो कि पहले पढ़ चुके हैं, और कब किया था, तो 1946। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद है मॉडर्न एबाकस इन्वेंटेड बाय। ठीक है, अभी हम लोग एबाकस के बारे में पढ़े थे, तो एबाकस जो है उसका इन्वेंशन कौन किया था, तो चाइना किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है कि मॉडर्न एबाकस, ठीक है, मॉडर्न एबाकस को कौन इन्वेंशन किया है, तो उसका नाम याद रखिएगा, टिम क्रेनर। ठीक है, कौन किया था, टिम क्रेनर। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, तो यूनिवेक है। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, यूनिवेक। आईसी चिप इन्वेंटेड बाय, ठीक है, आईसी चिप जो कि कौन से जनरेशन में यूज़ किया गया था, 3rd जनरेशन में, तो उसको इन्वेंशन कौन किया था, तो जैक
स्किल भी, ठीक है। ये सब पोजीशन है जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है। सुपर कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय, सुपर कंप्यूटर को कौन इन्वेंशन किया था? तो सेमर क्रे, ठीक है। सेमर क्रे जो है वो सुपर कंप्यूटर का इन्वेंशन किए थे। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अगर बोला जाएगा कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो CDC 6600। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है कौन सा? CDC 6600। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रंटियर USA, ठीक है। ये अभी भी है, ये याद रखिएगा कि फ्रंटियर जो है कहाँ का है? USA का है। तो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है ये, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का अगर बारे में बात करें कि इंडिया में पहला जो सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था, तो परम 8000, ठीक है। इसको कौन बनाया था? तो सीडेक बनाया था, सीडेक पुणे में बनाया गया था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, सीडेक पुणे में बनाया गया था। हु मेड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को कौन बनाया? तो जॉन बर्डिन, ठीक है। जॉन बर्डिन जो है ट्रांजिस्टर को बनाया था। इंडियाज़ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम सिद्धि AI, ठीक है। यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहा कि पहला जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया में वो कौन सा है, तो परम 8000 हो जाएगा। लेकिन इंडिया का अगर बोले जाएगा कि सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर जो है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम सिद्धि AI है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आए तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और जो भी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।